नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों में क्या करेंगे? आज सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस की पूरी टीम बैठी, कुछ खास समझ नहीं पाई। इसके बाद मोदी विरोधी इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक नया आइडिया दे दिया। इंडिया अलायंस का नाम बदलकर अब भारत अलायंस कर देना चाहिए। क्या सच में इंडिया अलायंस के नाम से डरकर मोदी सरकार ने देश का नाम भारत रखने का सोच लिया है, या यह सब सिर्फ कयासबाजी भर है? असल बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि 5 दिन के विशेष सत्र में क्या होगा, यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की टीम जानती है। नरेंद्र मोदी की टीम इस वक्त एक अलग तरह का सर्वे कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बाद देश का नाम, यह नया काम शुरू हुआ है। क्या यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर उछाला जा रहा है, या फिर देश में जल्द चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सारे मुद्दे उठाकर वोटर का मिजाज परखा जा रहा है? पॉलिटिकल बयानबाजी वाली कमेंट्री से अलग भारत पर होने वाली सियासत का पूरा शब्दार्थ आपको समझाते हैं। क्या अब 140 करोड़ लोगों का देश इसी नाम से पुकारा जाएगा? क्या इंडिया का नाम नक्शे से मिटेगा? अब भारत का टाइम आएगा? क्या संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत अब वी द पीपल ऑफ इंडिया से नहीं, वी द पीपल ऑफ भारत से होगी? क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम की जर्सी पर इंडिया नहीं भारत लिखा दिखाई देगा? क्या रोहित, विराट, बुमराह ये सब भारत वाली जर्सी पहनकर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगे? क्या देश की करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ भारत छपेगा? क्या गेटवे ऑफ इंडिया अब गेटवे ऑफ भारत बन जाएगा? क्या दिल्ली का इंडिया गेट अब भारत गेट के नाम से जाना जाएगा? क्या मेक इन इंडिया अब मेक इन भारत कहलाएगा? क्या स्किल इंडिया स्किल भारत के नाम से जाना जाएगा? क्या बीजेपी फॉर इंडिया अब बीजेपी फॉर भारत हो जाएगी? क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना नाम बदलकर भारत नेशनल कांग्रेस करना पड़ेगा? G20 के डिनर के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, उसमें हमेशा की तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। इसी के बाद देश के पॉलिटिकल सर्कल में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि मोदी सरकार बहुत जल्द देश का नाम बदलकर इंडिया की जगह भारत करने वाली है। क्या ऐसा संभव है? अगर हां तो कैसे? और आखिरकार देश का नाम बदलने की जरूरत क्या आ पड़ी? इसका जवाब कुछ हिंट्स में है। वो हिंट जो प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर दिया है। और सबसे बड़ा हिंट मोदी ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया। और तब मोदी ने 89 मिनट में 10 या 20 बार नहीं, पूरे 110 बार भारत शब्द का प्रयोग किया। एक बार भी इंडिया शब्द का उपयोग नहीं किया। गुलाम मानसिकता से जुड़ी एक एक चीज को, एक एक प्रतीक को मोदी इतिहास के पन्नों में बंद कर देना चाहते हैं। एक नए भारत का उदय करना चाहते हैं। तो क्या देश का नाम बदलकर भारत रखने की चर्चा इसी से जुड़ा हुआ विषय है? क्या मोदी ने यही इशारा दिया था? मैंने लाल किले से कहा था, और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद के बगल में अंग्रेजी परंपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। मोदी कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें एक हिडन मैसेज होता है।
तो क्या मोदी सरकार मन बना चुकी है कि अब देश का ऑफिशियल नाम भारत ही होगा? एक हिंट प्रधानमंत्री के विमान पर भी है। इंडिया से पहले वहां भी भारत ही लिखा है। आज पूरा देश जिस भारत का जिक्र कर रहा है, बीजेपी के सारे बड़े चेहरे आज उसी भारत को रिपीट कर रहे हैं। शिवराज भारत शब्द को बोल्ड करके प्रमोट कर रहे हैं। असम के सीएम अपने ट्वीट में रिपब्लिक ऑफ भारत लिख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भारत माता की जय वाले टेक्स्ट लिख रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने को गुलाम मानसिकता पर गहरी चोट बता रहे हैं। देश का नाम बदलने की सगबगाहट भले ही G20 का निमंत्रण पत्र सामने आने के बाद तेज हुई है, मगर हाल फिलहाल में 2 और मौकों पर देश का नाम भारत रखने की मांग उठी है। इसी साल 27 जुलाई को बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पहला हिंट दिया था और कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दूसरा हिंट दिया था। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। मोदी सरकार ने अब तक देश का नाम बदलने को लेकर कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने अभी से इंडिया बनाम भारत वाली बहस छेड़ दी है। देश का नाम नहीं, देश का प्रधानमंत्री बदलो। सबकी टाइमलाइन पर ऐसे पोस्टर घूमने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा करने वालों को इस बात से दिक्कत होने लगी है कि मोदी देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत क्यों रखना चाहते हैं। कांग्रेस को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन G20 के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत से बहुत कष्ट हो रहा है। राहुल के करीबी जयराम रमेश ने बिना देर किए पहले ये लिखा कि मोदी यूनियन ऑफ स्टेट्स पर हमला करने की फिराक में है। फिर थोड़ी देर बाद उनका दूसरा ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया कि मोदी तो इंडिया अलायंस से डर गए हैं, इसलिए ये काम करने की सोच रहे हैं। राहुल के खासम खास जयराम रमेश का ट्वीट आने भर की देरी थी कि पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम बेकाबू हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो मौका मिलते ही मोदी को तानाशाह कहना शुरू कर दिया। भारत नाम को मोदी की सनक और बौखलाहट तक डिक्लेयर कर दिया। शाम होते होते सुप्रिया श्रीनेत ने एक और ट्वीट किया और यहां भी भारत के पीछे छिपकर मोदी को टारगेट करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। डर के मोदी संविधान बदलने की फिराक में है, देश की पहचान पर सवालिया निशान लगाने की फिराक में है। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं।
सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। वैसे ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकालें तो ठीक, लेकिन देश का नाम भारत रखने का जिक्र तक हो जाए तो तिलमिलाहट। इस तिलमिलाहट का अंदाजा आप कांग्रेस की टाइमलाइन पर जाकर देख लीजिए। इंडिया को मिटाना नामुमकिन है, ऐसे कैप्शन के साथ मोदी के खिलाफ कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है। पहले एक प्रवक्ता को काम पर लगाया गया, फिर दूसरे को कैमरे पर आने को कहा गया। टास्क पहले से असाइंड था, इंडिया इंडिया करो, भारत के पीछे छिपकर मोदी पर हमला करो। पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। कांग्रेस के नेता अचानक इतना इंडिया इंडिया इसलिए करने लगे क्योंकि 24 के लिए उनके सियासी गठबंधन का नाम ही यही है। ये पूरा इकोसिस्टम बस किसी तरह ये साबित करना चाहता है कि मोदी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसीलिए भारत वाली शब्दावली ढूंढ कर लाए हैं। देखिए, हमने अभी तक ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहाँ से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष पे कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरतखंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। अब आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? कांग्रेस के नेता इंडिया इंडिया तो कर रहे हैं, लेकिन भारत का नाम लेने से जरूर डर रहे हैं। सवाल है क्यों, इसका भी जवाब देंगे। पहले कुछ फैक्ट्स देखिए। उत्तर वैदिक काल के विभिन्न धर्म ग्रंथों में देश के महान सम्राट चक्रवर्ती राजा भरत के सम्मान में भारत कहे जाने का उल्लेख है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में ये नाम आता है। विष्णु पुराण में उल्लेख है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसे भारत भूमि कहते हैं, और इस पवित्र भूमि पर रहने वालों को भारतीय यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक भारत है। आजादी के बाद ही सारे उन शब्दों को, उन प्रतिचिन्हों को मिटा देना चाहिए था जो गुलामी के हैं। भारत का ये काल जो है शताब्दी का काल है, भारत के सांस्कृतिक उत्थान का काल है। अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान कभी कांग्रेस को हुआ था कि राम जन्मभूमि को अटका लटका रहा था?
आज राम जन्मभूमि भी बन रहा है, आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है, केदार का भी है, महाकाल का भी है, आने वाले दिन में मथुरा का भी होगा। ये भारत के संस्कार और संस्कृति का उत्थान का वर्ष है, इसीलिए भारत है। 55-60 साल उन्होंने भारत को जातियों में बांटकर तुष्टीकरण करके राज किया है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों से उनको विरासत में मिला, इसलिए उस मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे। इसलिए उनको भारत के बजाय इंडिया शब्द से ज्यादा प्रेम है, तो इसलिए उनकी मानसिकता है। बाकी देश स्वाभिमान के साथ भारत के रूप में खड़ा हो रहा है। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। लेकिन मोदी विरोधी इकोसिस्टम इस नाम को स्वीकार तक नहीं करना चाहता। वो इंडिया इंडिया की ही रट लगा रहा है। इंडिया गुड अलायंस की पार्टनर जेडीयू पहले ट्वीट में कहती है, मोदी इंडिया से इतना डरते क्यों हैं? दूसरे ट्वीट में कहती है, मोदी का ये डर अच्छा है। तेजस्वी आते हैं तो वो भी भारत को इंडिया, इंडिया को भारत बताने लगते हैं। हर लाइन में मोदी को ही टारगेट करते हैं। हम लोगों ने देश भर में गठबंधन बनाया है और गठबंधन का नाम जो है, नामकरण जो है, इंडिया रखा गया है। और हमारा नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अभी जो राष्ट्रपति की तरफ से जो कार्ड बटाया जा रहा है, वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो वहां इन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब भारत का संविधान अगर आप खोलिएगा, भारत का संविधान अगर अंग्रेजी वर्जन खोलिएगा तो उसमें लिखा होता वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही अगर हिंदी में बोलिएगा तो हम भारत के लोग, भारत आता है। और हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। मतलब जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? कहां कहां से नाम हटाइएगा, कौन कौन पन्ने से नाम हटाइएगा? प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहां कहां से? तो आज अब भारत भी जोड़ रहे तो हम लोगों का तो नारा में ही भारत है। देखिए, ये तो वो लोग हैं, नीतीश लालू लोग हैं, जिनको भारत माता की जय बोलने में भी संकोच होता है। नीतीश जी एक बार भारत माता की जय बोलकर तो दिखा दें। तो ये आज तक उन्होंने कभी भी भारत माता की जय शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो एक बार नीतीश जी भारत माता की जय बोलकर तो दिखलाए। तो जिनको इस देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म से चिढ़ है, उन्हीं लोगों को और भारत के नाम से भी चिढ़ है। केजरीवाल की पार्टी भी बिल्कुल इसी लाइन पर चलती है। मोदी परेशान हैं, ये तक लिखती है। राघव चड्ढा लिखते हैं कि ये देश अकेले बीजेपी का तो नहीं है, वो इंडिया नाम बदलने की सोच कैसे सकते हैं। आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है, सबको एक ही टास्क मिलता है, कैमरे पर जाओ और इंडिया वाला टेप बजाओ। हमारी टैगलाइन क्या है? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हमने तो बाबा साहब के दोनों शब्दों को लिया। मतलब ये कह रहे हैं कि इसरो जो है वो गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि उसमें इंडिया लिखा हुआ है। आईआईटी गुलामी का प्रतीक है, आईआईएम गुलामी का प्रतीक है, एम्स गुलामी का प्रतीक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पासपोर्ट लेके जाते हैं वो सब गुलाम है, गुलामी के प्रतीक है वो सब। ये कहना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये अनपढ़ों की जमात है भाजपाइयों की, और इनके मन में कुंठा है कि बाबा साहब ने संविधान कैसे लिख दिया, कोई संघी क्यों नहीं लिख पाया। फिर केजरीवाल की एंट्री होती है, वो भी खूब माहौल बनाते हैं। साल 2013 में जो केजरीवाल कांग्रेस से पूछते थे
भारत के लोग भारत का तिरंगा यूज नहीं करेंगे तो क्या इटली का झंडा यूज करेंगे? आज वही केजरीवाल मोदी से पूछ रहे हैं, इंडिया से घबराकर देश का नाम बदल दोगे? कल भारत नाम रख लिया तो क्या भारत नाम भी बदल दोगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। भारत बनाम इंडिया के इस पॉलिटिक्स में विपक्ष का एजेंडा सिर्फ एक है, मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाओ। इसीलिए कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर इस तरह के विवादित पोस्टर फैला रही है। मगर अब बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी एग्रेसिव हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने इसे एक ट्वीट से आगे की लाइन खींच दी है। देखिए, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। यहाँ आपके बहुत सारे चैनल्स के नाम भी भारत से शुरू होते हैं, तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? मंगलवार के दिन अगर कोई बहुत बड़ा नेता हनुमान जी के नाम पर कुछ बातें फैला दे तो कितनी गंभीर बात हो जाती है। गुजरात में हनुमान जी की एक मूर्ति को लेकर क्या झूठ फैलाया गया, और यह बात फैलाने वाले नेता कांग्रेस के थे, मध्य प्रदेश के थे, उस मध्य प्रदेश के जहां कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। क्या सोच समझकर मंगलवार के दिन का इंतजार किया गया, खासकर उस मंगलवार का जब गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए? हकीकत क्या है, पूरी बात क्या है, आपको बताते हैं। क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया? कमलनाथ के इस दावे में कितना दम है? क्या अमित शाह के गुजरात में हनुमान जी के विग्रह पर कालिख पोती गई? कमलनाथ के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? यह सच है, गुजरात में बजरंग बली की एक तस्वीर को लेकर विवाद हुआ, लेकिन जो कमलनाथ कह रहे हैं क्या वैसा ही हुआ है? क्या उसी हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया था? क्या हनुमान जी की मूर्ति पर कालिख पोती गई और गुजरात सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, या फिर कमलनाथ ने हनुमान जी के विवाद पर सोच समझकर सियासत की? हकीकत क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं मसला क्या है। दरअसल यह है गुजरात के बोटाद जिले में मौजूद सारंगपुर स्वामी नारायण मंदिर, जहां हनुमान जी की 54 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है। जिस चबूतरे पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है, उसी की दीवार पर कुछ भित्ति चित्र बनाए गए हैं। नक्काशी से कुछ तस्वीरें उकेरी गई हैं और इन्हीं तस्वीरों में से कुछ तस्वीरों को वायरल किया गया, जिसको लेकर विवाद हो गया। आरोप लगाया गया कि हनुमान जी को स्वामी नारायण भगवान का दास दिखाया गया है। उनके सामने हनुमान जी को हाथ जोड़े सेवक के रूप में दर्शाया गया है। अभी तक ये विवाद सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन मामला सोशल मीडिया पर तब और बढ़ गया जब एक और वीडियो इसी मंदिर का वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स हाथ में कुल्हाड़ी और काला पेंट लेकर बजरंग बली के मूर्ति के पास पहुंच गया है, जिस पर कालिख पोतने और तोड़ने का आरोप है।
इस वीडियो में देखिए, एक शख्स हाथ में पेंट लेकर आता है और वो कालिख पोतने लगता है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि जिस हनुमान जी की मूर्ति का उद्घाटन अमित शाह ने किया, उसके विग्रह पर कालिख पोती गई। ये सच है कि आरोपी काला पेंट लेकर आया, उसने कालिख भी लगाई, लेकिन इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कालिख हनुमान जी के विग्रह पर नहीं लगाई। आरोपी ने उन भित्ति चित्रों को निशाना बनाया जिनको लेकर विवाद था और उनके नीचे नीचे ही कालिख पोतता गया। ये सच है कि ये वही सारंगपुर के हनुमान जी का 54 फीट का ऊंचा विग्रह है जिसका अमित शाह ने उद्घाटन किया था, लेकिन ये दावा सही नहीं है कि आरोपी ने 54 फीट हनुमान जी के विग्रह पर कालिख पोती। ये आरोप कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने लगाए थे, जो बड़े हनुमान भक्त हैं और उनके आरोप गंभीर थे। इसीलिए इसकी सच्चाई जानने के लिए खुद सीनियर एडिटर निर्णय कपूर सारंगपुर के उसी हनुमान प्रतिमा पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे विवाद को शीशे की तरह साफ कर दिया। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में जिस घटना का जिक्र किया है, किस प्रकार से उन्होंने गलत नरेशन किया है, किस प्रकार से वो झूठ बोल रहे हैं, ये हम आपको इस पूरी घटना को रिक्रिएट करके दिखाते हैं कि क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली। एक लड़का आया जो कि लेफ्ट साइड जो है मूर्ति का, उससे वो ऊपर चढ़ता है और दौड़ता हुआ एकदम आता है, क्योंकि वो जल्दी में, उसे पता है यहाँ पुलिस पास में है, वो उसे कभी भी पकड़ सकती है। दौड़ के वो पीछे की साइड से ऊपर चढ़ता है, हाथ में एक काला रैग और एक कुल्हाड़ी है, और वो रैग यहाँ से ऐसे घिसता हुआ चला जाता है। किसी भी मूर्ति पे उसने कालिख नहीं पोती है। यहाँ अगर आप देखें, इस प्रकार से वो घसीटा लगाते हुए वो आगे बढ़ जाता है, और यहाँ अगर आप देखेंगे इसी तरह से वो आगे बढ़ रहा है। और उसका विरोध था दो म्यूरल्स को लेकर के, जिनको जो विवाद में थे। ये एक तो म्यूरल है जिसको खैर हटा दिया गया और यहाँ पे एक फ्लैक्स शीट लगा दी गई है। आप देखिए ऐसे वो घिसता हुआ यहाँ से चला जाता है, और इधर अगर हम आपको दिखाएं, आगे की तरफ वो आता है यहाँ मुड़ते हुए। ऐसा लगता है कि कमलनाथ ने वायरल वीडियो को भी नहीं देखा, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर पोस्ट कर दिया। अपनी पोस्ट में कमलनाथ ने ये लिखा है कि भगवान बजरंग बली की प्रतिमा को खंडित किया क्या। सवाल है कि क्या ऐसा सच में हुआ? क्यों कह रहे हैं कमलनाथ ने वायरल वीडियो को देखा ही नहीं? उसकी वजह भी जान लीजिए। वायरल वीडियो में आरोपी भित्ति चित्र पर कुल्हाड़ी चला रहा है, न कि प्रतिमा पर। पहली बार तो कुल्हाड़ी टूट भी जाती है, फिर वो डंडे से ही विवादित तस्वीरों पर लाठी चलाता है। लेकिन कमलनाथ ने जो दावा किया है, क्या वो सही है? यहाँ वो मूर्ति थी जिसमें बताया हनुमान जी को सेवक की मुद्रा में दिखाया गया, वो जो दूसरे नंबर की म्यूरल जो लगा हुआ था, और उसको आके वो कुल्हाड़ी से मारता है, और इस बीच में उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है, और फिर वो वापस ये जो रैग है वो काला वाला उसका गिर जाता है यहाँ पे, और फिर वो वापस जाता है और इस मूर्ति को, वो जो इधर जो म्यूरल बना हुआ है, उसको वो हार्म करने की कोशिश करता है, और इतने में पुलिस वाले आकर के उसे पकड़ लेते हैं। तो पूरी घटना ये थी। लेकिन कहीं पे भी जो बताया है कि हनुमान जी को कालिख पोत दी गई थी, ऐसा कहीं पे नहीं था। इनफैक्ट ये जो ऊपर मूर्ति है, इससे कोई विवाद भी नहीं था, और ये जो म्यूरल्स हैं, इसमें भी इनफैक्ट जो हनुमान जी के चित्र बने हुए हैं, उन पे किसी पे उसने कालिख नहीं पोती है। नीचे की तरफ जो है, ये जो बॉर्डर का एरिया है, उस पे वो भी एक तरह से हैफेजार्ड वे में वो आगे करता हुआ बढ़ जाता है, और इतनी देर में पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, इस पूरे, अगर आप घटनाक्रम को देखेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कई लोग आते हैं, पूरे दिन भर में हज़ारों लोग यहाँ पे डेली आते हैं, और इसी तरह से सामने जो कष्टभंजन देव का मंदिर है, वहाँ पे वो पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान जब ये विवाद, जब इसने जन्म लिया, कोई घटना नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति, वो भी उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, बताया जाता है कि वो एक सामान्य भक्त था जिसकी आस्था इस मंदिर में थी, और पिछले कुछ दिनों से जो ये विवाद लगातार चल रहा था सोशल मीडिया पे, उससे वो आवेग में आ गया और उसने आकर के इस प्रकार की हरकत की। एक बात तो साफ हो गई है कि भित्ति चित्र को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसमें बजरंग बली को सेवक के रूप में दिखाया गया,
जिससे नाराज आरोपी ने काला पेंट और कुल्हाड़ी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन ये दावा और आरोप बिल्कुल निराधार हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा और विग्रह के साथ अपमान किया गया। अब सवाल है कि कमलनाथ ने ऐसा क्यों किया। दरअसल उदयनिधि के सनातन की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या स्टैंड ले। ऐसे में कमलनाथ को लगा कि सबसे बड़ा सनातनी साबित करने का यही बड़ा मौका है। मोदी और शाह को घेरने के लिए गुजरात में हनुमान जी के अपमान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और अमित शाह भी इस वक्त मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सियासी दांव हो सकता है। कमलनाथ जी का ये ट्वीट यथार्थ से दूर है। जो घटना हुई नहीं उसका जिक्र इस ट्वीट में किया गया है, पर मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होता। जिस पार्टी की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी झूठ और फरेब करती है, विगत दिनों उन्होंने एक झूठा पत्र ट्वीट के माध्यम से प्रचारित करके अफवाह फैलाने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने जैन समाज के बारे में गलत बातें की और अब कमलनाथ बजरंगबली के मंदिर की झूठी अफवाह फैला रहे। ये शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। जिस जिस राज्य में चुनाव होते हैं कांग्रेस वहां डर्टी ट्रिक्स अपनाती है। वैमनस्य फैलाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, समाज में विघटन पैदा करना, ये कांग्रेस की आदत है। पर कमलनाथ जी इस तरह की अफवाह से जनता भ्रमित नहीं होगी। लेकिन सच्चाई कुछ और सामने आई है। कमलनाथ ने तो ये भी आरोप लगाया था कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये आरोप भी उनके गलत साबित हुए। आरोपी हर्षद समेत वीडियो बनाने वाले और कार से मदद करने वाले साथ ही तीनों लोगों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। जो कमलनाथ इस विवाद से वोट की गुंजाइश देख रहे थे, सच्चाई तो यह है कि गुजरात सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया है। जिस भित्ति चित्र को लेकर विवाद था उसे स्वामीनारायण मंदिर ने मंगलवार को हटा दिया। बताया जा रहा है कि खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के साथ बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया। श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज मंदिर के प्रांगण में प्रस्थापित विराट प्रतिमा के साथ कुछ भित्ति चित्रों के मामले में जो विवाद चल रहा था, उसके लिए सनातन परंपरा के कुछ वरिष्ठ संत, उनके साथ कल शिवानंद आश्रम अहमदाबाद में गोष्ठी हुई। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय हिंदू वैदिक संप्रदाय की परंपराओं को मान्य करता है, हिंदू धर्म का ही एक अंग है। वैदिक परंपराओं पूजा पद्धतियों का वो पालन कर रहा है और हिंदू समाज का अंग होने के नाते किसी हिंदू की हृदय की भावना आहत हो, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। इसलिए जो सारंगपुर में भित्ति चित्र लगाए गए हैं उसको दूर करने का निर्णय किया गया है। इसी हनुमान जयंती को इस हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण हुआ था और आपको बता दें ये म्यूरल्स भी उसी के साथ हाईलाइट किए गए थे, लेकिन तब कोई विवाद नहीं था। बट 7 दिन पहले एक वीडियो अचानक वायरल होता है जिसमें वहाँ जो म्यूरल लगे हुए हैं उनमें से एक म्यूरल में हनुमान जी को सेवक की मुद्रा में जो दिखाया गया है उसको हाईलाइट करते हुए वो वीडियो वायरल होता है और उसमें बताया जाता है कि देखिए हनुमान जी का अपमान हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा में, और ये जो हनुमान जी का सबसे बड़ा धाम है कष्टभंजन हनुमान देव का, उसी में हनुमान जी का अपमान हो रहा है। और उसके बाद फिर वाद विवाद जो शुरू हो जाता है, बयान जो हैं दोनों तरफ से आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से विवाद जो है वो और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है। लेकिन सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की मध्यस्थी में दोनों तरफ के संत मिलते हैं और स्वामीनारायण संप्रदाय की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि वो तुरंत जो है इन दोनों जो विवादित म्यूरल्स हैं इनको हटा देंगे और मंगलवार यानी आज की सुबह से पहले ही इन म्यूरल्स को रात में हटा दिया गया और उसके बाद जो है वो विवाद एक तरह से उस पर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन जो संत सभा है उसकी अपनी अभी और भी मांगे हैं। फिलहाल उसको लेकर के कोई अभी इतना जो इशू है वो बड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि अभी इस मुद्दे का एक तरह से अंत आ गया है। महाराष्ट्र को नया मंडल मिला है। अन्ना हजारे और बाबा आमटे ने मराठवाड़ा में जैसे नया अवतार लिया। 40 साल के इस शख्स ने अपने अनशन से पूरी सरकार को हिला रखा है।
जी हां, ये वही शख्स हैं जिसने मराठा आरक्षण आंदोलन को एक नया तीवर दे दिया है। पिछले 10 दिनों में जालना में उससे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। इनमें आम मराठा से लेकर दिग्गज मराठी लीडर सब शामिल हैं। इस शख्स ने सरकार को चेतावनी दी थी, 2 दिन के अंदर आरक्षण का आदेश निकालो वरना पानी पीना भी छोड़ दूंगा। गिड़गिड़ाती सरकार ने उससे अब 4 दिन की मोहलत और मांगी है। मराठवाड़ा पहली बार इतने आक्रोश में। आरक्षण के लिए आर पार पर आमादा है। मराठे आश्वासन नहीं, तत्काल आदेश चाहते हैं। आरक्षण की डिमांड 32 साल पुरानी है। 12 साल पहले इसने रफ्तार पकड़ी, मगर 12 दिन पहले जो हलचल उठी उसने महाराष्ट्र सरकार को हिला दिया। इस बार मराठा आंदोलन के पास एक मॉरल अथॉरिटी है। मराठों के पास एक चेहरा है जो उनका कबीर फकीरा है, जिसने समाज के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। खेती की जमीन आंदोलन को दान कर दी, अब आरक्षण के लिए जान देने पर आमादा है। जी हां, इस वक्त मराठवाड़ा में आंदोलन के नए अन्ना हजारे हैं मनोज जरांगे पाटिल। गांधीवादी शैली के अनशनकारी बाबा आमटे हैं मनोज जरांगे पाटिल। आरक्षण की मांग करते मराठों के कुलदेवता हैं मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल मराठों के अति पिछड़े कुणबी समुदाय से आते हैं। कुणबी पहले से ही ओबीसी के दर्जे में आते हैं, मगर मनोज जरांगे पाटिल की लड़ाई आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सारे मराठों के लिए है, सिर्फ अपने लिए नहीं। हमारे माँ बापों ने महाराष्ट्र के उनको यहाँ बताया है हमको रिजर्वेशन देने के लिए। मसला तो निकलना ही पड़ेगा, नस्ता आगे का दिन बहुत भयानक है उनके भविष्य के लिए। हमने तुमको वहाँ बताया हमको रिजर्वेशन चाहिए, हम ये लेके रहेंगे। मसला निकालना है ना निकालना है ये वो उनकी बाजू, वो बाजू हमारी नहीं। आपके इस पूरे आंदोलन के दौरान हम देख रहे हैं कि लगातार आप देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आक्रामक है, लाठीचार्ज हो या अन्य चीज़ों के खिलाफ सीधे सीधे उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनके साथ साथ चूंकि सरकार के नाते एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी जिम्मेदार है तमाम चीज़ों के लिए? अरे उनको क्या हो गया था कि जो लाठीचार्ज हुआ हमारे मातान पर, गोली बरसाई गई, गोली बार हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।